ये उस समय डिराइव हुआ था 1890 में। उस समय हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स नहीं थी, क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी डेवलप नहीं हुई थी। यहाँ पे एक्सेलरेशन होने के बाद भी एनर्जी रेडिएशंस नहीं होगा। तो वेलोसिटी अगर इधर है तो कायदे देखिए ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये इसके अपोजिट आ रहा है। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअल में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कई जगहों पे कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है, और कई जगह पे पढ़ाया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्हीं चीज़ों को मुझे क्लियर करना है, तो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। हालांकि ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह की थ्योरी कहीं पढ़ाई जा रही है उसके आंसर्स क्या हैं। मैं सिर्फ ये आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कह रहा है कि डज एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस ईएम रेडिएशन? ऑलवेज प्रोड्यूस? द क्लियर आंसर इज नो। क्लियर आंसर इज नो। तो कहीं पर भी अगर ऐसी थ्योरी आपके सामने आ रही है कि अगर ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा ईएम रेडिएशन देता है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे नहीं देता और कहाँ पे देता है, ठीक है। इसके लिए देखो, दिस इज द अलार्मर फार्मूला ऑफ रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन ऑफ ईएम वेव। तो एक चार्ज पार्टिकल जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर सेकेंड, ये उसका फार्मूला है, जहाँ क्यू चार्ज का वैल्यू है, ए एक्सेलरेशन है, सी लाइट की स्पीड है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। लार्मर फार्मूला ये 1890 में डिराइव हुआ था, लार्मर ने किया था डिराइव इसको। बट ये फार्मूला तो डायरेक्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक्सेलरेशन है तो एनर्जी रेडिएट होगी, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो नहीं होगी। बट नहीं, इसमें एक्सेप्शंस हैं, इसके प्रॉब्लम्स हैं। ये उस समय डिराइव हुआ था 1890 में। उस समय हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स नहीं थी, क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी डेवलप नहीं हुई थी। बट ये थ्योरी जब डेवलप हुई तो इसके कंडीशंस को कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा एनर्जी रेडिएट करता है, इसको गलत प्रूफ कर दी, ठीक है, और नहीं भी करता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। कोई अगर आपके को इस फॉर्मूले के थ्रू डेविएट कर रहा है तो प्लीज नो नीड टू डेविएट, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा मैकेनिक्स है, ठीक है, जिसकी थ्योरी अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो आप वहीं पे अप्लाई करो। ये नहीं कि बोहर मॉडल की थ्योरी है आप उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी आप एक्सरेज में अप्लाई कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी जहाँ के लिए बनी है एक्सप्लेन करने के लिए, आप वहीं पे अप्लाई करो, अदरवाइज सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक थ्योरी है जो कि किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक थ्योरी डेवलप करते हैं और उससे उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उसी एक्सपेरिमेंट में उस थ्योरी का यूज करो, न कि कहीं भी यूज कर लो। पहली बात, ये क्लियर लाइन है, ठीक है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में सिंपल सी लाइन आती है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कभी कभी आपको आश्चर्य में डाल देता है। इसका मतलब क्या है? ये सब भी है कि एक थ्योरी पर्टिकुलर है, आपको लगता है कि एप्लीकेबल है, और बाद में पता चलता है कि नहीं यार, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्वांटम मैकेनिक्स ही दूसरी थ्योरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो कोई भी थ्योरी अगर क्वांटम मैकेनिक्स की है तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बनी है आप उसी एक्सपेरिमेंट में लगाओ, ठीक है। ये नहीं कि उस एक्सपेरिमेंट में बनी है और उसको उठा के किसी और में लगा दिए। चलो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि कब रेडिएशंस देंगे और कब रेडिएशंस नहीं देंगे। तो पहला मैं ये कह रहा हूँ कि नो रेडिएशंस, कब रेडिएशंस नहीं देगा? एक्सेलरेशन होने के बाद भी रेडिएशन नहीं आएगा, नो रेडिएशन। और एक है रेडिएशंस, मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। तो देखो, तो फर्स्ट पॉइंट है ये है, जिससे जो आपको क्लास में बताया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है या घूम रहा है, तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। तो ये आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, अगर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन कर रहा है तो इस केस में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जबकि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है कि क्या कर रहा है, वो चाहे सर्कुलर मोशन कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, बट एनर्जी रेडिएट नहीं करता है अगर वो इलेक्ट्रॉन उस कॉन्फ़िगरेशन के मिनिमम एनर्जी लेवल पे ऑक्युपाइड है। तो
अगर वो एटम अपने मिनिमम एनर्जी लेवल में है तो वो उस मिनिमम एनर्जी लेवल में अगर एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, तो एनर्जी रेडिएशन यहाँ पे नहीं होता। और ये क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी कहती है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन होने के बाद भी एनर्जी रेडिएशन नहीं होगा। लेट्स सपोज करो, एक मैं बात कह रहा हूँ कि सपोज करो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस केस में टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन है, इट इज v²/r। v²/r का एक्सेलरेशन है जो कि चेंज भी हो रहा है टाइम के साथ, स्टिल ये एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल्स पे आए। इसके पहले मैं एनर्जी इस केस में रेडिएट करता है, अभी इसकी बात कर रहा हूँ। यही देखो, सर्कुलर मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। एक होता है परपेचुअल मोबाइल, ये है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये है अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल स्पेस में अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऐसे अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये अर्थ है। अगर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, मास m है, और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये एनर्जी रेडिएट करता है। जबकि यहाँ पे देखो एनर्जी रेडिएशन नहीं था, बट यहाँ पे एनर्जी रेडिएट करता है। और हम पाते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो धीरे धीरे स्पाइरल होने लगता है और आके अर्थ से टकरा जाएगा। तो इसमें जो एनर्जी रेडिएट करता है, वो जो एनर्जी होती है वो अर्थ और इस पार्टिकल के बीच का जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है, वही एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट होती है और धीरे धीरे इसका पाथ स्पाइरल होते होते कोलैप्स कर जाता है। अब यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स इसका रीजन देती है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी रेडिएट हो रहा है। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रीजन देता है? ये कहता है कि लेट्स सपोज करो ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, और अभी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा था, तो मैं इधर इसकी v²/r दिखाया। कुछ समय बाद जब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, घूम के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो ये एक्सेलरेशन इधर होगा, इट इज v²/r। और ये है फाइनल एक्सेलरेशन, ये है इनिशियल एक्सेलरेशन, जबकि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात करने, चेंज इन एक्सेलरेशन की बात करने जा रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है चेंज इन एक्सेलरेशन की बात करने जा रहा हूँ। तो जो चेंज इन एक्सेलरेशन है वो किधर आएगा? ये फाइनल वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर है। तो ये आपका फाइनल वेक्टर है v²/r, जबकि ये आपका इनिशियल वेक्टर था। मैंने वेक्टर को पारली शिफ्ट कर दी तो वेक्टर चेंज नहीं होता। इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, टेल मिला दिया। ये फाइनल इनिशियल, दिस इज द चेंज इन एक्सेलरेशन वेक्टर। तो वेलोसिटी अगर इधर है तो कायदे देखिए ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये इसके अपोजिट आ रहा है, चेंज इन एक्सेलरेशन अपोजिट आ रहा है। और ये जो चेंज इन एक्सेलरेशन है बेसिकली ये एक रेजिस्टिव, एक ड्रैग फोर्स की तरह से काम करता है जो इसके वेलोसिटी के अपोजिट काम करता है। और उस ड्रैग फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे इसका पाथ स्पाइरल होने लगता है और इसकी एनर्जी कायदे से घटने लगती है। जो एनर्जी घटती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट होती है। तो एक चीज तो ये आपको कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है कि अगर एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है तभी जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलनी चाहिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी। क्योंकि मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस थ्योरी से, अदरवाइज ये पार्ट इस पर्टिकुलर थ्योरी में वैलिड है, लेकिन क्या ये हर जगह वैलिड है तो ये मैं नहीं बोलना चाहूँगा। इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरीज हैं सब, वो हो सकता है कि यहाँ पे एक्सप्लेन करा और किसी पर्टिकुलर जगह जाके फंस जाए, तो मैं उसकी बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन ये तो तय है कि अगर एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है तभी जाके पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा, अदरवाइज तो नहीं आने वाला है। वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्यों नहीं देता है वो मैं भी आपको बताता। बस यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश किया कि अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये ड्रैग फोर्स की तरह से काम करेगा और यहाँ पे एनर्जी को रेडिएट करेगा। ये एनर्जी रेडिएशन है, इसमें एक्सेलरेशन है, बट एनर्जी का रेडिएशन है। चेंज इन एक्सेलरेशन है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। यहाँ पे एनर्जी एक्सेलरेशन है, फिर भी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ये कह रहा हूँ कि अगर अर्थ के ग्रेविटी के अंदर या किसी प्लेनेट के ग्रेविटी के अंदर एक चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से फ्री फॉल कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल की मास m, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ये फ्री फॉल कर रहा है तो ये हो रहा है एक्सेलरेट, बट ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। एक चार्ज पार्टिकल जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप इसको सर्च भी करते हो तो एक थ्योरी में बता रहा हूँ, हो सकता है कि गूगल पे भी कुछ चीज़ें आपको भ्रामक मिल जाए, तो प्लीज़ आपको सही जगह से सर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, कि कब किस केसेस में, यहाँ पे देखिए इट्स द परपेचुअल मोबाइल, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है बट यहाँ एनर्जी रेडिएट हो रही है, यहाँ भी ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सेलरेशन है बट एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है। तो अभी तो इसको बताता हूँ कि अर्थ की ग्रेविटी के अंदर अगर एक चार्ज पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन का थ्योरी है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मतलब एडवांस के सिलेबस में नहीं है, इवन ओलंपियाड में भी नहीं है। बट क्योंकि मैंने क्या, मेरा टारगेट क्या था, ये आपको बताना कि कोई अगर आपसे कहता है कि आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज प्रोड्यूस एनर्जी, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं है, वो कुछ केसेस में करता है, कुछ केसेस पे नहीं करता है। उन केसेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से केसेस है जिसमें नहीं करता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल है जो कि अर्थ के में फ्री फॉल एक्सेलरेशन से आ रहा है, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से आ रहा है, ये चार्ज पार्टिकल की मास है। अब ये अर्थ है, ये थ्योरी ये कहता है कि अगर आप इसके चारों तरफ एक बॉक्स लगा दीजिए और उस बॉक्स को भी फ्री फॉल करवाइए, ये भी बॉक्स फ्री फॉल कर रहा है, ये बॉक्स फ्री फॉल कर रहा है। अब एक ऑब्जर्वर है जो कि इसमें बैठा वो भी फ्री फॉल कर रहा है, तो उस ऑब्जर्वर को ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट नजर नहीं आएगा। एक्चुअल में इस ऑब्जर्वर को ये चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है अगर ये इसमें देखेगा तो इसको ये ग्रेविटी फ्री स्पेस नजर आएगी, क्योंकि इसके फ्रेम से जो जी फैक्टिव आएगा, जी फैक्टिव इसकी वैल्यू जी माइनस जी, इट इज 0, क्योंकि इसका अर्थ की ग्रेविटी जी और इसका जी, तो जी उल्टा होके मिलेगा इस जी को, तो जी फैक्टिव 0 हो जाएगा, जी फैक्टिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जी फैक्टिव की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो बॉक्स है वो एक ऐसा दिखेगा कि वो किसी स्पेस में है, किसी स्पेस में है जहां पे ग्रेविटी है ही नहीं है, ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं है। एक ऐसा स्पेस में है जहां पे ग्रेविटी प्रेजेंट ही नहीं है, ग्रेविटी है ही नहीं है। अगर ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, तो तुम कह सकते हो कायदे से कि ये चार्ज पार्टिकल इस ऑब्जर्वर को रेस्ट में नजर आ रहा है, ये चार्ज पार्टिकल इस ऑब्जर्वर को रेस्ट में नजर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है, आप कह सकते हो चूंकि इस ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल रेस्ट में नजर आ रहा है तो फिर सारे के सारे इसमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अगेन वैलिड है। ठीक है, तो फिर इस ऑब्जर्वर को ये एक्सेलरेट कर रहा हूं, एनर्जी रेडिएट करते हुए नहीं दिखेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इसको 0 नजर आ रहा है। बट रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस वही वैलिड है जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ये नहीं कि इसको कहीं पर भी लगा दो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस इज वैलिड अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये लोकली वैलिड है, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वैलिड है, बाकी कहीं नहीं वैलिड है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है तो हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस से प्रूफ कर देंगे कि वो चार्ज पार्टिकल बेसिकली रेस्ट में है, तो उसको एनर्जी नहीं देना चाहिए। इसका मतलब एक कमेंट तो मैं कर ही सकता हूं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट की सहायता से मैं प्रूफ कर दूंगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि ईएम वेव का रेडिएशंस नहीं होगा, नो ईएम वेव रेडिएशंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एक तो ये एग्जांपल जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन के बाद भी रेडिएशन नहीं देता है क्योंकि वो अपने स्टेबल ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, मिनिमम एनर्जी के अंदर मूव कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। और एक अर्थ की ग्रेविटी के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चार्ज पार्टिकल जा रहा है, वो भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, अब इससे मैंने ये प्रूफ कर दिया कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ईएम रेडिएशन नहीं होगा, और इसको तो हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के साथ से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट
अब एक तो ये था प्रिंसिपल परपेचुअल मोबाइल्स, ठीक है, इसमें एनर्जी रेडिएशन होता है। इसके साथ साथ एक और आप एग्जांपल यूज कर सकते हो एनर्जी रेडिएशन में कि एक चार्ज पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है, अपने पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, तो एनर्जी रेडिएट करता है। तो ऑसिलेट चार्ज पार्टिकल इन ऑसिलेशन प्रोड्यूस एनर्जी। चार्ज पार्टिकल इन ऑसिलेशन प्रोड्यूस ईएम वेव, वो ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे दो एग्जांपल प्रोड्यूस करने के एंड दो एग्जांपल नहीं प्रोड्यूस करने के। यहाँ पे फाइनली आप ये बोल सकते हो कि अगर ए कांस्टेंट है तो एनर्जी रेडिएशन नहीं होगा। एनर्जी रेडिएशन के लिए ए को वैरी होना बहुत जरूरी है, इट शुड बी वैरिंग। अगर ये वैरिंग है तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि ईएम वेव, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, बट इस केस में तो आया तो है, इस केस में आया तो है, इस केस में पॉसिबिलिटी है, ईएम वेव की पॉसिबिलिटी है कि ये रेडिएशंस पॉसिबिलिटी है, ये रेडिएशंस देगा। बट वैरिंग रेडिएशन अगर कभी ऐसा हो कि ना दे तो भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स हमें कई बार उसमें डाल देता है, परेशान कर देता है। जैसे देखो ईएम वैरी, ये वैरी है, ऑफ कोर्स यहाँ पे वैरी कर रहा है, एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है बट नो रेडिएशन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है बट रेडिएशन है। तो आप इसमें आप एक बात बोल सकते हो, ईएम वेव को प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी, ईएम वेव में प्रोड्यूस, आप ये बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बता दी कि अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो नो रेडिएशन, अगर एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है तभी जाके ईएम वेव की प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और यहाँ से ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज प्रोड्यूस एनर्जी, ये गलत स्टेटमेंट है। वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। कांस्टेंट है तो बिल्कुल नहीं देगा, और अगर एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है तो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है। इस पे भी आप श्योरिटी तो नहीं दे सकते हो बेसिकली। अब इसके लिए ना कुछ रफ थ्योरी भी यूज की जाती है, जैसे कि ये क्यों एक्चुअली में सबके पीछे रीजन है ड्रैग टाइप से। जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो बाहर का जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ड्रैग फोर्स की तरह से काम करता है, जो कि इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को कम करने की कोशिश करता है। वो जो ड्रैग फोर्स है, या उसको आप विस्कस फोर्स का नाम दो, वही ड्रैग फोर्स इसकी स्पीड को कम करता है, और जब स्पीड कम होती है तो एनर्जी लॉस होती है, जो कि ईएम वेव की तरह से ट्रेवल होता है। ओके, थैंक यू।